हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर अभी यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। ए पार्ट था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर यूनिट फर्स्ट का बी पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का आज हम पार्ट 1 देखेंगे, मीन्स लेक्चर 1 देखेंगे। लेक्चर 1 के अंतर्गत एक तो हम पीरियोडिक टेबल की जनरल प्रॉपर्टीज बताएंगे और फिर एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल का एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और ये व्यवस्था, ये अरेंजमेंट इस प्रकार से किया गया है कि परमाणु में तत्व के गुणों में कार्मिक परिवर्तन होता है और एक वर्ग में समान प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आते हैं। तो ऐसे गुण जो कि नियमित अंतराल के पश्चात में वापस प्रकट होने लगते हैं, उन्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। पीरियोडिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले जानना आवश्यक होगा कि क्यों कुछ तत्व समान गुणधर्म दर्शाते हैं। मीन्स कोई जो एलिमेंट होते हैं वो सेम प्रॉपर्टी किस तरह से दर्शाते हैं, इस बात को हमें जानना होगा। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु में धनावेशित नाभिक चारों ओर से इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरा हुआ होता है। ये हमें पता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में नाभिक में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। जब भी कोई रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, तो क्या हम ये देखते हैं कि उसके किसी न्यूक्लियस में चेंजेस आए हों? नहीं, ठीक है, न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये माना जाता है कि जो तत्वों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमने देखा कि न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो अरेंजमेंट होता है वो जैसे चेंज होता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। इट मीन्स जो एटम्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट पर ही डिपेंड करती है। यहाँ पर जानना आवश्यक है कि परमाणु के अंदर के कक्षों को में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोग में भाग नहीं लेते हैं। ओके, परमाणु के जो इनर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर परमाणु के गुणधर्म निर्भर करते हैं, यानी कि जो परमाणु की प्रॉपर्टी होती है वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। तो यदि बाह्यतम कक्ष में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है तो उनके गुणधर्म भी समान होंगे। अगर दो तत्व हैं, ठीक है, और उनके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से बाह्यतम कक्षक के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, तो इट मीन्स उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर जो 18 वर्ग होते हैं उनके एलिमेंट को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर देखिए, जो पहला वर्ग है ये, उनके जो एलिमेंट है उन्हें क्षारीय धातु कहा जाता है और इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS1 होता है। सेकंड जो वर्ग है उसमें आने वाले एलिमेंट क्षारीय मध्य धातु कहलाते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। इसी तरह से 3 से 12 तक के जो वर्ग हैं उनमें आने वाले जो एलिमेंट है वो संक्रमण धातु ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं और इस तरह से इनका ये कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। 13 वर्ग वाले बोरोन परिवार कहलाते हैं, 14 वर्ग वाले कार्बन, 15 वाले नाइट्रोजन, 16 वाले ऑक्सीजन, 17 वाले हेलोजन और 18 वर्ग में आने वाले एलिमेंट को हम उत्कर्ष गैसें या नोबल गैसेस कहते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 होता है। तो ये तो हुई वर्ग की बात में। अब यहाँ पर देखें आवर्त में क्या होता है। आवर्त में देखिए, जो मुख्य संयोजकता कोश n=1 होता है, ठीक है, यहाँ पर n=1 है। जो दूसरा आवर्त होता है उसके लिए n=2 होता है। 1 का मतलब है कि उसमें 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, और ठीक है, और इसका मतलब उसमें जो पहला आवर्त है उसमें 2 ही तत्व होंगे। फिर दूसरा आवर्त है उसमें n=2 होता है, तो उसमें भरने वाले जो कक्षक हैं वो होंगे 2s 2p और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2 + 6, यानी कि टोटल उसमें 8 तत्व होंगे।
इसी तरह से तीसरे आवर्त में n=3 होता है और 3s और 3p में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल 8 होती है और 8 ही उसमें एलिमेंट होते हैं। चौथे आवर्त में हम देखते हैं कि इसमें 18 तत्व होते हैं। इस देखें तो उसमें भी 18 तत्व होते हैं और छठे टोटल एलिमेंट होते हैं 32 और सातवें में भी हमारे पास में 32 होते हैं। हालांकि सातवां आवर्त जो है अभी पूरा नहीं है। तो ये तो हुई आवर्त और वर्ग की बात, जो कि बहुत ही जनरल चीज है। इस टेबल में कुछ जनरल प्रॉपर्टी दी गई है पीरियोडिक टेबल की, और वो किस तरह से वर्ग में और आवर्त में ये प्रॉपर्टी घटती या बढ़ती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले है आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है कि आवर्त में ये बढ़ता है, ठीक है, और वर्ग में घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है आवर्त में और वर्ग में घटती है। इसी तरह से परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडिएशन ये आवर्त में घटती है और वर्ग में बढ़ती है। आयनिक रेडियस ये घटती है आवर्त में और वर्ग में बढ़ती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आवर्त में बढ़ते हैं और वर्ग में घटते हैं। डेंसिटी ये भी इंक्रीज होती है आवर्त में और वर्ग में बढ़ती है। मेटेलिक प्रॉपर्टी ये भी आवर्त में घटती है और वर्ग में बढ़ती है। उसके बाद में है धन विद्युतीय गुण, ये आवर्त में घटते हैं और वर्ग में बढ़ते हैं। ऑक्साइड का क्षारीय गुण ये भी आवर्त में घटता है और वर्ग में बढ़ता है। इसी तरह से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वो आवर्त में घटती है और वर्ग में बढ़ती है। और विद्युत ऋणता भी आवर्त में बढ़ती है और वर्ग में घटती है। तो ये एक जनरल सी चीज है जो कि इन गुणों के बारे में बताई गई है कि आवर्त में और वर्ग में इन गुणों पर क्या इफेक्ट होता है, और इन सभी गुणों को अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियस ये पहली प्रॉपर्टी है, तो इसको हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होती है। एटॉमिक रेडियस एक्चुअल में एटम का साइज है, मतलब एटम के साइज को मापते हैं, उसे ही हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। या हम ये सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि परमाणु में नाभिक की बाह्य इलेक्ट्रॉन से दूरी एटॉमिक रेडियस कहलाती है। और एटॉमिक रेडियस को फिर कई प्रकार से परिभाषित भी किया गया है। यदि परमाणु को गोलाकार माना जाए तो गोले की त्रिज्या ही परमाणु त्रिज्या होगी, या परमाणु में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः nm से मापा जाता है। 1 nm इक्वल टू 10 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, या हम इसको 10⁻³ भी pm भी लिख सकते हैं, या 10⁻⁹m भी लिख सकते हैं। तो nm में हम इसका मेजरमेंट करते हैं, किसका, रेडियस का, एटॉमिक रेडियस का। उपरोक्त परिभाषा में परमाणु को निश्चित सीमा वाली गोलाकार वस्तु माना है, परंतु क्वांटम यांत्रिकी को अगर हम देखें तो उसमें परमाणु की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। नाभिक से अधिक दूरी पर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य नहीं होती है। किसी परमाणु में प्रायिकता वितरण उसके आसपास अन्य परमाणु की उपस्थिति से प्रभावित होती है। अतः परमाणुीय त्रिज्या के बिल्कुल सही परिमाण को ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। इनके मानों को दो परमाणुओं के मध्य की बंध लंबाई निकालकर भी ज्ञात किया जाता है। बंध लंबाई को भिन्न भिन्न तकनीक से, जैसे एक्स किरण विवर्तन, स्पेक्ट्रमी स्टडी, न्यूट्रॉन विवर्तन इत्यादि भौतिक विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। और प्रायोगिक विधि द्वारा निर्धारण के आधार पर परमाणु त्रिज्या के लिए भिन्न भिन्न नाम प्रस्तावित हैं, जैसे सहसंयोजक त्रिज्या भी बोल देते हैं, वॉन डर वाल्स त्रिज्या और मेटेलिक त्रिज्या। तो इन सब त्रिज्याओं को भी हम एक एक करके भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सहसंयोजक त्रिज्या, कोवलेंट रेडी। कोवलेंट रेडी जो वर्ड है जनरली नॉन मेटल्स के लिए यूज किया जाता है, और किसी भी तत्व में सहसंयोजक बंधों से बंधित दो नाभिकों के बीच की दूरी का आधा कोवलेंट रेडी कहलाता है। तो कोवलेंट रेडियस को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोवलेंट रेडियस या सहसंयोजक त्रिज्या इक्वल टू 1/2 इंटू दो बंधित परमाणु के मध्य की अंतर्नाभिकीय दूरी। अंतर्नाभिकीय दूरी का मतलब है यहाँ पर उन दोनों जो एलिमेंट है उनके नाभिक के बीच की दूरी, ठीक है। और सहसंयोजक बंध त्रिज्या निम्न प्रकार की हो सकती है। सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडी भी हो सकती है, जब दो जो सेम एटम है वो सिंगल बॉन्ड द्वारा बंधे हुए हों
तो हम उन एटम के नाभिक के बीच की दूरी का जब आधा करते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडी कहलाती है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सहसंयोजक त्रिज्या। जब दो परमाणु डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं, जैसे ओ डबल बॉन्ड ओ एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड, तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा करने पर हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडी प्राप्त होती है। अब इन तत्वों में अगर हम देखें तो जो ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बंधे हुए एलिमेंट होते हैं उनकी कोवेलेंट रेडी सबसे कम होती है, और जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं यानी कि सिंगल कोवेलेंट रेडी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल में देखते हैं कार्बन। कार्बन के यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। तो कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उनकी बंध लंबाई होती है 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बंध लंबाई का अगर हम आधा कर दें तो सहसंयोजक त्रिज्या हमें प्राप्त होती है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमें जो सहसंयोजक त्रिज्या प्राप्त होगी वो होगी 0.77 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसी तरह से कार्बन जब डबल बॉन्ड से बंधा हुआ होगा तो उसकी बंध लंबाई होगी 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसका हाफ कर देंगे तो हमें मिलेगी 0.67 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये होगी सहसंयोजक त्रिज्या कोवेलेंट रेडी। जब कार्बन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ होगा तो इसकी बंध लंबाई होगी 1.20 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसका हाफ करने पे 0.60 आएगा, जो कि इसकी ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बंधे हुए कार्बन की सहसंयोजक त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रिपल बॉन्ड से बंधे हुए हैं जब कार्बन, तो उनकी लिए जो हमने कोवेलेंट रेडी का मान निकाला है वो सबसे कम आया है, और जो सिंगल बॉन्ड वाला है कार्बन जब सिंगल बॉन्ड से बंधे हैं तो इनके लिए कोवेलेंट रेडी का मान सबसे ज्यादा आया है। कोवेलेंट रेडी की कैलकुलेशन, इसमें फर्स्ट पॉइंट है सम द्विपरमाणु, यानी कि जब दो परमाणु जो है वो सेम हो, ठीक है, जैसे A2, तो इसके लिए हम कोवेलेंट रेडी कैसे निकालेंगे, RA इक्वल टू DA माइनस A अपॉन 2। यहाँ पर AA इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों जो एटम है वो समान है। जैसे अब हम Br2 के लिए अगर निकालें तो इसके लिए dBr की वैल्यू होती है 2.284 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसका आधा कर देंगे तो हमें कोवेलेंट रेडी प्राप्त हो जाएगी। तो इसका आधा करेंगे यानी कि इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.142 आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। तो ये हो जाएगी इसकी कोवेलेंट रेडी की वैल्यू। अगर हमारे पास में विषम द्विपरमाणु है, ठीक है, दो परमाणु जो कि अलग अलग हैं, जैसे A B कोई अणु है, तो उसके लिए हम कोवेलेंट रेडी कैसे निकालेंगे। तो विषम द्विपरमाणु में भी दो बातें होगी। जब A तथा B की विद्युत ऋणता में अंतर बहुत कम हो, अर्थात XA माइनस XB इज नियरली 0 या बहुत ही सूक्ष्म हो, तब DA माइनस B इक्वल टू RA प्लस RB होगा। यहाँ पर ये देखिए इस डायग्राम में भी सहसंयोजक त्रिज्या को बताया गया है। ये दो नाभिक हैं, ये A के लिए और ये दूसरे A के लिए, ठीक है, ये दोनों परमाणु समान हैं। तो इन नाभिकों के जो बीच की ये दूरी है, अंतर्नाभिक की दूरी, ये सहसंयोजक त्रिज्या होगी। तो इस डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ गया होगा सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में। अब विषम द्विपरमाणु का दूसरा जो पॉइंट है वो हम देखते हैं। विषम द्विपरमाणु के लिए दूसरा पॉइंट है कि जब A और B की विद्युत ऋणता में अंतर अधिक हो, ठीक है। पहला पॉइंट हमने देखा था जब विद्युत ऋणता में अंतर बहुत कम होता। अब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो DA माइनस B इज नॉट इक्वल टू RA प्लस RB। वहाँ पे क्या था, अंतर कम था, इसलिए DA माइनस B इज इक्वल टू RA RB हो गया था। तो ऐसी स्थिति में शूमेकर और स्टीवेंसन समीकरण से हम देखते हैं कि DA माइनस B इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 और ब्रैकेट में XA माइनस XB, जो XA XB है वो A और B की विद्युत ऋणता है। तो इस समीकरण में DA माइनस B RA तथा RB की इकाई आर्मस्ट्रॉन्ग में होती है। अब हम देखेंगे कि XA और XB पॉलिंग स्केल पर विद्युत ऋणता में अंतर है। तो RA इक्वल टू DA माइनस A अपॉन 2, और इसी तरह से RB के लिए हो जाएगा DB माइनस B अपॉन 2, ठीक है। तो DA माइनस B इक्वल टू हो जाएगा
ए माइनस ए अपॉन 2 प्लस डी बी माइनस बी अपॉन 2 माइनस 0.09 और फिर ये विद्युत ऋणता में अंतर एक्स ए माइनस एक्स बी हो जाएगा। और फिर पॉटरफील्ड ने जो समीकरण नंबर 1 है इसको संशोधित किया और फिर एक और सुझाव दिया। कौन सी समीकरण नंबर 1? ये वाली देखिए यहाँ पे, ये समीकरण नंबर 1 है। इसको फिर इसमें थोड़े से और संशोधन किए। तो आर ए माइनस बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.07 और ये ब्रैकेट में डेल्टा एक्स का स्क्वायर कर दिया उन्होंने। जो विद्युत ऋणता थी उसको उन्होंने स्क्वायर में कर दिया और यहाँ जो 0.09 की जगह 0.07 वैल्यू दे दी। तो ये जो समीकरण थी वो पॉटरफील्ड ने दी थी। नेक्स्ट है वॉन डर वाल्स रेडी। तो जो वॉन डर वाल्स रेडी है वो नॉन मेटल और नोबल गैसेस के लिए ही उपयोग में ली जाती है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण नोबल गैसेस क्रिया नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए क्या होता है, कोवलेंट रेडी का मान ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनके लिए हम वॉन डर वाल्स रेडी का ही यूज करते हैं। दो निकटतम अणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा वॉन डर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। और यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि वॉन डर वाल्स त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होती है। ओके, ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो वॉन डर वाल्स त्रिज्या है वो हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि सहसंयोजक बंध बनने की प्रक्रिया में परमाणुीय कक्षकों का अतिव्यापन होता है, अतः सहसंयोजक बंधों की आंतरिक नाभिक की दूरी अबंध परमाणु से कम होती है। यही कारण है कि वॉन डर वाल्स त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है। तो यहाँ पर दिखाया भी गया है RCOV। COV का मतलब है कोवलेंट रेडी और R वॉन डर वाल्स रेडी। तो R वॉन डर वाल्स रेडी का मतलब है कि जो वॉन डर वाल्स त्रिज्या है उसका मान सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना में ज्यादा है। वॉन डर वाल्स आकर्षण बल सहसंयोजक बंध बलों से दुर्बल होते हैं। नेक्स्ट है धात्विक त्रिज्या मेटेलिक रेडियस। धात्विक क्रिस्टल जालक में दो निकट स्थित धातु परमाणु के मध्य अंतर नाभिकीय दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाता है। ओके, कोई भी धातु क्रिस्टल है उसमें दो धातु परमाणु हैं और वो बिल्कुल पास पास में है, तो उन धातु परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का अगर हम आधा कर दें तो वो मेटेलिक रेडियस कहलाएगी। धातु परमाणु धात्विक क्रिस्टल में निश्चित ज्यामिति में पास पास संकुलित रहते हैं। जैसे सोडियम धातु में दो संलग्न सोडियम परमाणु के मध्य अंतर्नाभिक की दूरी 380 pm होती है। तो सोडियम की जो मेटेलिक रेडियस है वो क्या हो जाएगी, 380 अपॉन 2। उसको हम 380 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 190 pm आ जाएगी। तो इस तरह से हम मेटेलिक रेडियस निकाल सकते हैं। धात्विक बंध की तुलना में सहसंयोजक बंध बनते समय परमाणु अधिक समीप होते हैं। ये हमें पता है कि धात्विक जो क्रिस्टल होता है उसमें जो है वो जब धातु के बीच में बॉन्ड बनता है तो परमाणु जो है वो थोड़े से दूर होते हैं। तो धातु बंध की तुलना में सहसंयोजक बंध में ज्यादा नजदीक होते हैं कौन, एटम। यही कारण है कि एक ही तत्व के लिए उनकी सहसंयोजक त्रिज्या का मान धात्विक त्रिज्या से हमेशा कम होता है। इट मीन्स धात्विक त्रिज्या की वैल्यू ज्यादा होगी और सहसंयोजक त्रिज्या की वैल्यू कम होगी।